हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जिसको कि बुद्धि बोलते हैं, वो है क्या, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या बताया है और उनकी क्या क्या मतलब डेफिनेशन दी है इसके रिगार्डिंग। हम ये भी जानेंगे इस क्लास में कि उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी कार्य को करते हैं। जैसे हम गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें जैसे कि उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की थ्योरी बताई है। तो हम कोई भी एक्टिविटी या कार्य करते हैं तो उसमें हम किस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी हमारी थोड़ी समझ बढ़ेगी इस क्लास को पढ़ने के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को जानने के लिए इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी है, या फिर इसके थ्रू हम वर्ल्ड को अच्छे से जान सकते हैं। एंड थिंक रेशनली, रेशनली होकर सोच सकते हैं, लॉजिकली चीजों को सोचते हैं। एंड यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मतलब जो रिसोर्सेज हमारे आसपास है उनका इस्तेमाल करके हम कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। वो हमारी इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। व्हेन वी फेस द चैलेंज, जब भी हम चैलेंज फेस करते हैं, मुसीबत का सामना करते हैं, तो हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपने आसपास के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उस चीज से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं। तो वही इंटेलिजेंस का पार्ट बताया जाता है। इट इज ए पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंड एंड नॉलेज। नोइंग मतलब चीजों को जानना, समझना, मतलब लर्न करना, समझना एंड उनको जानना, और नॉलेज परसीव करना, चीजों की मतलब इंफॉर्मेशन हासिल करना। इन सभी को इंटेलिजेंस के अंदर हम रखते हैं। पेन ज्यादा शार्प हो गया। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड बीनेथ, अल्फ्रेड बीनेथ ने ये डेफिनेशन दी है कि इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू जज वेल। मतलब इंटेलिजेंस एक ऐसा साधन है या फिर एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम चीजों को समझ सकते हैं, जज कर सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और रीजन वेल, उसके बारे में मतलब रीजंस का पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या वो सही है, उसमें क्या गलत है, उसके रीजंस का पता लगाते हैं वो इंटेलिजेंस की सहायता से। और वही बात करें वाइगोत्स्की की, वाइगोत्स्की ने इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी टू इंडिविजुअल थिंक रेशनली। मतलब एक ऐसी कैपेसिटी है कि हर कोई अलग अलग तरीके से चीजों को सोच सकता है, उसमें रीजनिंग लगा सकता है, एक्ट पर्पसफुली, कि किसी पर्पस के थ्रू, मतलब जो भी कार्य कर रहा हो कोई पर्पसफुली हो तो उसमें उसको इंटेलिजेंस कहा जाएगा। एंड डील इफेक्टिवली विद हिज एंड हिज या फिर हर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से डील कर सके बंदा, वो सभी इंटेलिजेंस की सहायता से ही संभव है, या फिर उसी को ही इंटेलिजेंस कहा है वाइगोत्स्की ने। की आइडिया क्या है, मतलब होता क्या है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड, चीजों को अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में, नई चीजों सीखने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो हमारे सामने समस्या आ रही है उनको सोल्व करने में, टू अडेप्ट एंड सक्सेस इन लाइफ। मतलब ये सभी चीजें लाइफ को सक्सेस करने के लिए, मतलब हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसी को ही इंटेलिजेंस कहा गया है। अब आ जाते हैं इंटेलिजेंस इज ए डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस जो कि हर किसी की अलग होती है, हर व्यक्ति टू व्यक्ति, मतलब पर्सन टू पर्सन निर्भर करती है इंटेलिजेंस। एप्टीट्यूड मतलब वो इंक्लूड करती है एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सभी का इंटरेस्ट अलग होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है और उनके वैल्यूज भी अलग अलग होते हैं। तो अब आ जाते हैं मेथड्स टू मेजर इंटेलिजेंस। मतलब इंटेलिजेंस को भी मेजर किया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है कि किस व्यक्ति के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। उसको नापने के लिए ये तरीके बताए गए हैं, बेसिकली ये तरीके बताए गए। इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं किसी की इंटेलिजेंस या बुद्धि को मापने के लिए। ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर टू मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। मेंटल मतलब मेंटल एबिलिटीज या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, उस मतलब किस तरीके का बिहेव कर रहा है बच्चा, उन सभी को नाप सकते हैं, उसको बोला गया है साइकोलॉजिकल टेस्ट। फॉर एग्जांपल आईक्यू टेस्ट, हम आईक्यू टेस्ट भी करते हैं जिससे कि ये सभी चीजें हमें पता चल सकती है कि उसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। आईक्यू टेस्ट को मतलब निकालने के बाद मतलब होता है कि एवरेज आईक्यू होती क्या है। एवरेज आईक्यू जैसे 90 टू 110 होती है, मतलब एवरेज बोला जाएगा 100, जिसकी 100 आईक्यू वो एवरेज बोला जाएगा, और 90 से कम बिलो एवरेज, और 110 से ज्यादा अबो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे बोले जाते हैं। तो वो सभी आईक्यू टेस्ट ही होते हैं, उनको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा मेथड होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर हम होते हैं कि 1-to-1 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसमें 1-to-1 बेसिस होता है इंटरव्यू। फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉब इंटरव्यू भी ले सकते हैं उदाहरण। जॉब के अंदर उन्हीं इंसानों को लिया जाता है, उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, अर्थात उस जॉब इंटरव्यू के अंदर भी इंटेलिजेंस को मापते हैं।
तीसरा आता है केस स्टडी। केस स्टडी में हम डेप्थ में जाकर चीजों को पढ़ते हैं, इंडिविजुअल हर किसी को, मतलब हर किसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट की स्टडी की जाती है कि स्टूडेंट किस चीज में वीक है, मतलब वो किस चीज में स्ट्रोंग है, और उसकी वीकनेस पर काम करने के लिए हमें पता होता है, मतलब हम केस स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम उसकी वीकनेस पे काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की भी केस स्टडी होती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, स्टार्टिंग में वो कैसा था, अब कैसा हुआ है, किस किस तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, मतलब फैमिली क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये सभी चीजें केस स्टडी में आती है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड। ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये होता है कि 1 to 1 होता है, 1 to 1 भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर बैठकर सब ज्यादा लोगों को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हुए उसमें, मतलब एक्टिविटी में डायरेक्ट बिना इन्वॉल्व हुए भी उसको दूर से देखकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। टीचर ऑब्जर्व इन क्लास, जैसे टीचर क्लास में स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है। जरूरी है टीचर बच्चों के साथ बैठकर पढ़े, या फिर बच्चे जो खेल रहे हैं गेम्स उस मतलब उनके साथ खेले उसके बाद ही उनको ऑब्जर्व करे। उनको दूर से देखकर भी ऑब्जर्व कर सकता है और जाकर भी ऑब्जर्व कर सकता है। ये भी तरीका है कि उनकी इंटेलिजेंस का पता लगाया जा सकता है कि कौन, मतलब किसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस है। ये मतलब डाटा एक्यूरेट नहीं होगा मेजर करना, ऑब्जर्व करना, लेकिन ये इनको भी इंटेलिजेंस को मेजर करने के तरीकों में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट होती है जिसमें पर्सन है ना एक चेकलिस्ट दे दी जाती है, या फिर उसको क्वेश्चनेयर दे दिया जाता है, जिसमें बच्चा मतलब उसको क्वेश्चंस को पढ़ेगा और टिक करेगा, मतलब बताएगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, या फिर उस मतलब उसको क्या चीजें करनी आती है, या फिर क्या हॉबी है, क्या करने का आगे मन है, ओपिनियंस और बिलीव्स, इन सभी चीजों के बारे में भी पता लग जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके सहायता से हम मेजर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को। अब आगे चलते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की कौन कौन सी थ्योरीज है और किसकी साइकोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरी दी है। सबसे पहले आ जाते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है। स्पीयरमैन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस हैज 2 फैक्टर। इंटेलिजेंस को इन्होंने 2 फैक्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं जी फैक्टर, या फिर जर्नल फैक्टर बोलते हैं, जी शॉर्ट फॉर्म है जर्नल का ही। और उसके बाद आते हैं एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, ये स्पेसिफिक का शॉर्ट फॉर्म है एस। जनरल फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर की जगह इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं हम। मेंटल एबिलिटी कॉमन टू ऑल टास्क, जैसे कि हम ऑल ओवर एक्टिविटी करते हैं, या फिर डेली एक्टिविटी रूटीन में जो भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में जनरल इंटेलिजेंस यूज होती है। मतलब ऑल ओवर जो भी सारी एक्टिविटी करते हैं पूरे दिन भर में, उनमें यूज होगी जनरल इंटेलिजेंस। वहीं किसी भी स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक कार्य को हम कर रहे हैं, किसी एक निश्चित कार्य को हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज होगी, एस फैक्टर इंटेलिजेंस यूज होगी। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जनरल फैक्टर का, या फिर जनरल में सोल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो हमारी दिनचर्या में जो भी प्रॉब्लम आ रही है सभी प्रॉब्लम को एस मतलब जी इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस हमारी इस्तेमाल होगी। एंड वहीं किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी में, ये कुछ नहीं है, ड्राइंग या फिर कोई भी गेम्स खेल रहे हैं हम, तो उसमें स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज होगी हमारी। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के अंदर जनरल इंटेलिजेंस भी आ जाती है, मतलब कोई भी हम निश्चित कार्य कर रहे हैं वो भी तो हमारे पूरे सभी कार्यों का ये एक हिस्सा है, तो उसमें जनरल इंटेलिजेंस भी यूज होगी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी यूज होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लुइस थ्रस्टन। लुइस थ्रस्टन की एक है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। लुइस थ्रस्टन प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के इन्हीं को ही लुइस थ्रस्टन ने इंटेलिजेंस कहा है कि इंटेलिजेंस को हम इन्हीं 7 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्हीं को ही एक एक करके पढ़ते हैं। वर्बल कंप्रीहेंशन। वर्बल कंप्रीहेंशन इंटेलिजेंस के अंदर मतलब वो इंटेलिजेंस कहा जाता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ वर्ड, बच्चे को या व्यक्ति को वर्ड्स के मीनिंग इजीली पता हो, या फिर वर्ड्स को पढ़कर उनका मीनिंग या फिर उससे क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं वो सभी पता चल जाता है, या फिर उनको पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में नॉलेज हो जाती है। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, सोल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है, या फिर नंबरों को इजीली याद रख सकता है, जैसे डेट याद रखना लंबे टाइम तक, या फिर कैलकुलेशन मन मन में कर लेना, ये सभी चीजें न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आती है। स्पाटियल रिलेशन, इसमें होता है विजुअलाइजिंग शेप एंड स्पेसिस, मतलब स्पेसिस का ज्ञान होना, इस जगह पर ये सारी चीजें आ सकती है, या फिर इन चीजों को हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर मैप को देखकर ये बता देना यहाँ पर ये चीजें, उन चीजों को याद रख पाना ज्यादा लंबे टाइम तक, उसको बोलते हैं स्पाटियल रिलेशन।
परसेप्चुअल स्पीड में क्विक नोटिस डिटेल, क्विकली नोटिस डिटेल, कि हम चीजों की डिटेल को कितनी जल्दी कैच कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि चीजों को देखकर ही क्विकली सीख सकते हैं और मतलब ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं छोटी सी चीज को देखकर ही, तो वो आते हैं परसेप्चुअल स्पीड में। वर्ड फ्लुएंसी, इसमें मतलब कि हम चीजों को फ्लुएंटली बता सकते हैं, फिर हमारे बोलने का तरीका या वे कैसे किस पर निर्भर करेगा, चीजों को कितनी अच्छी से समझा सकते हैं, वो आ जाएगा वर्ड फ्लुएंसी में। कि जैसे कि काउंसलर होता है कि वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है कि किस समय पर क्या वर्ड बोलना है और मतलब किस तरीके से बोलना है, और एक ही बात को मतलब उसी बात को बोलने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उन सभी की नॉलेज भी होती है वर्ड फ्लुएंसी में। मेमोरी, रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन, की कोई व्यक्ति कितने ज्यादा समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। बेसिकली हम या आप सभी ऐसे याद रखते हैं 147 मेथड के थ्रू, मतलब पहले जो चीज पहले दिन याद करते हैं वही चौथे दिन याद करते हैं, फिर सातवें दिन उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, मतलब पहले दिन जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं चौथे दिन, फिर सातवें दिन रिवाइज करते हैं, और फिर चीजें हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है। तो वैसे बेसिकली कुछ लोगों की होती है मेमोरी ज्यादा शार्प होती है, तो वो मेमोरी इंटेलिजेंस के अंदर आएगी। इंडक्टिव रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न एंड सोल्विंग प्रॉब्लम, इसमें हम मतलब सॉल्यूशन से मतलब वो फॉर्मूले तक जाते हैं कि हम मतलब जैसे रीजनिंग में नहीं होता कि नंबर सीरीज दे दी जाएगी आपको कि बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है या फिर इसमें क्या पैटर्न यूज किया गया, उसी को मतलब बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो इस तरीके की भी इंटेलिजेंस होती है। तो इन्हीं 7 भागों में लुईस थ्रस्टर ने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया है। असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात इंटेलिजेंस का पता कैसे लगाते हैं कि किस व्यक्ति में कितनी इंटेलिजेंस है, अर्थात उसको मापते कैसे है। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इन 1905 में अल्फ्रेड बीनेथ ने और थियोडोर सिमन ने, इन दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मतलब इन्होंने ट्राई किया, इंटेलिजेंस को मेजर करने की कोशिश की इन्होंने। एंड 1908 में द स्केल वाज रिवाइज्ड, उसको मतलब उसी स्केल को, पहले जो स्केल बनाया था उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने मापा था इंटेलिजेंस को, वही रिवाइज किया गया एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। उसके बाद उसी स्केल के अंदर मेंटल एज को भी डाला गया कि मेंटल एज को रखने के बाद ही हम उसकी एक्चुअल आईक्यू या फिर एक्चुअल इंटेलिजेंस पता लगा सकते हैं। दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ मेजरिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन रिलेशन टू एज, मतलब हम उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी मेंटल मतलब एज के मतलब फिजिकल बायोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एज को रख कर या फिर इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट को रख कर हम उसकी ओरिजिनल आईक्यू निकालते हैं। ये फॉर्मूला होगा आईक्यू का। सबसे ऊपर रखेंगे मेंटल एज। मेंटल एज जिसको बोलते हैं एमए इज ए पर्सन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू पीपल ऑफ हिज हर एज ग्रुप, मतलब उसकी एज ग्रुप के बच्चे को रखकर सभी बच्चों के अकॉर्डिंग मतलब मानी जाती है कि इस एज ग्रुप में ये मतलब दिमाग आ जाता है या फिर ये मेंटल एबिलिटीज बच्चा सीख जाता है। वो बच्चा सीख पाया है तो फिर ठीक है उतनी ही मानेंगे, उससे ज्यादा सीख पाए तो ऊपर रखेंगे, उससे कम सीखा तो नीचे रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाती है। उसको बोलते हैं एमए या फिर मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज के अंदर सीए इज ए बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, मतलब जन्म से लेकर अब तक कितने वर्ष का बच्चा हो चुका है उसको बोलेंगे सीए। तो उनको अपॉन में रखकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने का रीजन है क्योंकि एवरेज आईक्यू होती है 90 से 110, मतलब ये नॉर्मल आईक्यू बोला जाता है। इन्हीं दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेंगे तो 100 एवरेज आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। आईक्यू निकालने के लिए पहले ऊपर मेंटल एज रखेंगे कि उसकी मेंटल एज क्या है रिलेटिव टू मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना हुआ है उसका, और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब बर्थ से लेकर उसकी असली उम्र क्या है। एग्जांपल भी लेकर देख सकते हैं। एमए ये ब्राइट चाइल्ड है, ब्राइट चाइल्ड मतलब होशियार बच्चा बोला गया इसको। मेंटल एज इसकी 10 है और क्रोनोलॉजिकल एज 8, मतलब बच्चा 8 साल का है लेकिन मानसिक रूप से बच्चा 10 साल का है। मतलब बच्चा तो 8 साल का हुआ है लेकिन मानसिक रूप से 2 साल ज्यादा वाले बच्चों के लेवल का है वो। तो आईक्यू का फॉर्मूला निकालने के लिए ऊपर रखेंगे मेंटल एज, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज। 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ गया 125। वही 110 से ज्यादा है तो 125 है, तो इसलिए इसको ब्राइट चाइल्ड बोला गया। वही एम में 6 है, मतलब बच्चे की एक्चुअल उम्र 9 साल है लेकिन बच्चा 6 साल के बच्चों के बराबर मेंटल मतलब इंटेलेक्चुअली डेवलप हुआ है बच्चा। 9 साल का होने के बाद 6 साल के बच्चों के बराबर सोचता है, तो आईक्यू होगी 6 ऊपर 9 नीचे इंटू में 100, एवरेज आ गई 67 जो कि 90 से कम है, तो इसलिए डल चाइल्ड बोला गया है। तो कुछ ये तरीके हैं जिससे हम आईक्यू निकाल सकते हैं बच्चे की। IQ help to understand how a person mental development
कंपेयर टू हिजर एक्चुअल एज, मतलब उसकी आईक्यू निकालते हैं कि उसकी एक्चुअल डेवलपमेंट कितनी हुई है उसके साथ वाले बच्चों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट चलते हैं अब आ जाते हैं हार्वर्ड गार्डनर पर। ये आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें बताया गया है कि 8 तरीकों की इंटेलिजेंस होती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए इन 8 तरीकों की बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब इसके अकॉर्डिंग ये 8 है, जैसे पीछे भी बताया हमने। हाँ, लुईस थर्स्टन ने 7 तरीकों की इंटेलिजेंस बताई है। और वहीं अब हार्वर्ड गार्डनर पर आ जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया 8 तरीकों की इंटेलिजेंस। सबसे पहले आते हैं इंटरपर्सनल और एक इंट्रापर्सनल। बच्चे ज्यादातर इसी में ही अटकते हैं। इंट्रापर्सनल में व्यक्ति खुद के बारे में सोचता है, सेल्फ के बारे में, और वहीं इंटरपर्सनल में व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है या फिर दूसरों को समझता है। अंडरस्टैंड्स अदर टू वर्क वेल इन ग्रुप, मतलब ग्रुप में काम करने के लिए या फिर दूसरों को समझता है व्यक्ति तो ग्रुप में अच्छा काम करेगा। एग्जांपल होता है टीम लीडर। टीम लीडर ज्यादातर उन्हीं लोगों को बनाया जाता है जो बाकी सभी की समस्याओं को समझ सके। तो उसके अंदर, उन लोगों के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज्यादा देखने को मिलती है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है जो केवल अपने तक ही सीमित रहता है, अपनी फीलिंग्स या अपने गोल्स को मतलब प्रायोरिटी देता है, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, तो उसमें होगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काम। लिंग्विस्टिक वर्बल में होगा गुड विथ वर्ड्स। शब्दों के साथ व्यक्ति बहुत अच्छा होगा कि किस समय क्या चीजें बोलनी है, या फिर शब्दों का ज्ञान होगा, वर्ड्स के मीनिंग ज्यादा पता होंगे। स्पीकिंग, बोलना और लिखना, अच्छा लिखेगा भी व्यक्ति की जिसको अच्छी शब्दों की नॉलेज होगी या फिर ज्ञान होगा, वो बोलेगा भी बहुत अच्छी तरीके से, बोलते समय भी अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेगा या अच्छी लैंग्वेज का यूज करेगा, उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। जैसे नेताओं को देखोगे आप, बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, वहीं राइटर को देखोगे वो लिखने में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उन सभी के अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल या फिर इंटेलिजेंस बोलेंगे, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस रहती है। लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व अच्छे से करेंगे, नंबर्स को अच्छे से याद कर पाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। एग्जांपल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पहले से ही करके रखते हैं कि इस समय ये मतलब ये करने से ये होगा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज को भी समझते हैं वो, तो उसमें ये एबिलिटीज होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा देखने को मिलते हैं इन व्यक्ति में। अब आ जाते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है। अंडरस्टैंड म्यूजिक को अच्छे से समझ सकता है, राइम क्या होती है, साउंड्स क्या होते हैं, इन सभी चीजों को अच्छे से समझ सकता है व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन को आप देखते होंगे कि वो धुन को देखकर ही समझ सकता है, या फिर कि ये अच्छी मतलब ये अच्छा रहेगा इस सॉन्ग के लिए, तो वो सभी दिमाग या फिर वो सभी इंटेलिजेंस इन व्यक्ति में देखी जाती है जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक में, जो कि एथलीट्स वगैरह के अंदर देखते हैं कि बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी बॉडी में अच्छे से कंट्रोल होगा तो अलग अलग स्पोर्ट्स में परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। यूज बॉडी वेल लाइक मूवमेंट एंड एक्शन, किस समय कौन सा एक्शन लेना है, रिफ्लेक्सेस अच्छे से काम करते हैं इनमें, तो उनके अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। विजुअल स्पाटियल, इसमें थिंग्स इन पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स के अंदर ही रहकर व्यक्ति सोचता है, या फिर जिस जगह पर व्यक्ति है भी नहीं उस जगह की भी बेहतरीन तस्वीर बना लेता है, तो उनके अंदर विजुअल स्पाटियल वो चीजें होती है, इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। सीज थिंक क्लियरली, चीजों को क्लियरली देखता है। एग्जाम्पल आर्टिस्ट को भी ले सकते हैं। नेचुरलिस्टिक में अंडरस्टैंड नेचर को ज्यादा समझता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन सभी के बारे में ज्यादा सोचता है। एनवायरमेंटलिस्ट, या फिर उनकी नॉलेज ज्यादा होती है नेचुरलिस्टिक में, ये इंटेलिजेंस ज्यादा देखने को मिलती है। तो इन तरीके, ये 8 तरीके की इंटेलिजेंस है जिनके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे, मतलब अच्छे से एक दो एग्जांपल और ज्यादा देकर मैं इनको समझा दूंगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। विजुअल स्पाटियल इंटेलिजेंस में गुड एट सीइंग, इमेजिन, मतलब अपने मतलब बताया था ना मैंने कि चीजों को किस जगह पर कौन सी चीज रख सकते हैं, इस रूम में क्या क्या फिट आ सकता है, मतलब कौन सी चीज कहाँ अच्छी लगेगी। इंटीरियर डिजाइनर को आप देखोगे उनके अंदर भी ऐसी एबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स एंड शेप्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैप में बताया कि इस जगह पर ये सारी चीजें अवेलेबल है, एक बार मैप को देखने के बाद उसको याद हो जाती है चीजें। चार्ट्स को अच्छे से देखकर आइडिया लगा सकता है। एंड वीडियोस में एडिटिंग वगैरह कहाँ होगी, किस चीज को कहाँ पर रखा जाएगा, ये सभी चीजें इंटेलिजेंस इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। गुड एट यूजिंग वर्ड, मैंने बताया जैसे नेता लोग होते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल किस जगह पर कैसा करना चाहिए, अच्छे से बोलना,
ये सभी चीजें इनमें देखने को मिलती है। राइटिंग मतलब अच्छा लिखेगा भी व्यक्ति, अच्छा बोलेगा भी, और स्टोरीज मतलब स्टोरीज भी बना सकता है व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस होगी। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जैसे बताए, कैलकुलेशन अच्छा करेगा, रीजनिंग अच्छा लगाएगा बच्चा, गुड एट रीजनिंग, रीजनिंग जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरीके की रीजनिंग बच्चा कर पाएगा, सोल्व प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी समस्याओं को सोल्व कर पाएगा जो मतलब करने में मुश्किल है, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिनमें चाहिएगी। अंडरस्टैंड पैटर्न मतलब पैटर्न को समझ जाएगा, नंबरिंग समझ जाएगा, पैटर्न समझ जाएगा और प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेगा बच्चा। अब आ जाते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस गुड एट बॉडी मूवमेंट, जैसे मैंने बताया था कि एथलीट्स वगैरह बॉडी मूवमेंट अच्छे से करते हैं, एक्शंस अच्छे से करते हैं, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, एंड फिजिकल कंट्रोल बॉडी को कंट्रोल अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल स्पोर्ट्समैन, डांसर या फिर एक्टिंग करते हैं, वो भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन किस जगह पर क्या करने है, किस तरीके से क्या चीजें करनी है, किसी को देखकर कॉपी करना है, तो कैसे बॉडी की मूवमेंट करनी है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में ज्यादा होगी वो इन सभी एक्टिविटीज में या फिर किसी स्पेसिफिक कार्य को करने में बेहतर रहेंगे। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मैंने बताया कि आर्टिस्ट लोगों में होती है। गुड एट थिंकिंग ऑफ साउंड मतलब साउंड की नॉलेज होती है, उनको अच्छे से सुनकर समझ सकते हैं, राइम्स को समझ सकते हैं, राइम बनाते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। जैसे कि बीट्स वगैरह ड्रम बजाते हैं तो किस समय पर किस मतलब चीजों को बजाना है, फिर किस तरीके से उनको स्टिक का यूज करना है, ये सभी चीजें भी होती है। सिंगिंग बोलने में भी मतलब कौन सी मतलब लाइन को किस समय बोलना है, और कंपोजिंग लिखने में भी म्यूजिकल इंटेलिजेंस यूज होती है। इंटरपर्सनल जैसे कि बताया था, इंटर में व्यक्ति अदर्स पर निर्भर होता है, फिर दूसरों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। गुड एट अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, जैसे अदर्स को समझने में हेल्प करती है। टीम वर्क में काम देती है, क्योंकि टीम वर्क में सभी दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना होता है, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस काम करती है हेल्पिंग अदर, दूसरों की मदद करने में, और लीडरशिप में दूसरों को समझने में। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रापर्सनल मैंने बोला था कि सेल्फ पर मतलब अपने आप में ही खोया रहता है व्यक्ति, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है। अंडरस्टैंड ओन फीलिंग, अपनी ही फीलिंग को मेन रखता है, एंड मोटिवेशन करता है, और स्ट्रेंथ मतलब अपने आप को मोटिवेट करता रहता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता रहता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग या फिर लिखना, बुक्स वगैरह लिखना, और डे ड्रीमर अपने बारे में ही सोचते रहते रहते। गोल सेटिंग मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल अपने बारे में ही मतलब सेल्फ को ही लेकर चलता है व्यक्ति। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड नेचर को अच्छे से बेहतर तरीके से समझता है। लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरमेंट, लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छे से समझेगा और एनवायरमेंट के बारे में भी नॉलेज लेने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति जो प्लांट्स वगैरह के बारे में नॉलेज रखते हैं, एनिमल फोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं ऐसे लोग, एंड एनवायरमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, और नर्चरिंग नेचर, पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर नेचर का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। स्टेनबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, ह्यूमन इंटेलिजेंस को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है स्टेनबर्ग ने। सबसे पहले प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में जैसे कि स्ट्रीट स्मार्ट, जैसे कि जुगाड़ू व्यक्ति होता है जो किसी भी समस्या से निकल सकता है या फिर उसका हल निकाल लेता है, एंड कॉमन सेंस का यूज करता है व्यक्ति अपनी। एग्जांपल नोइंग हाउ टू हैंडल रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस लगाता है व्यक्ति। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में व्यक्ति होता है कि लॉजिकल चीजों को सोचता है, या फिर अपनी समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उनके बारे में मतलब अच्छे से जानता है, जज करता है, तो उसमें एनालाइज करता है चीजों को व्यक्ति। वहीं क्रिएटिव इंटेलिजेंस में इमेजिनेशन ज्यादा करता है, फिर इनोवेटिव आइडियाज लगाता है बच्चा। एग्जाम्पल थिंकिंग ऑफ न्यू आइडियाज और सॉल्यूशन, एक ही समस्या या फिर एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीकों से सोल्व करता है या फिर सोचता है उनके बारे में। अब आ जाते हैं मतलब ऑल 3 वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कंप्लीट करने के लिए इंटेलिजेंस इन तीनों को मिलाकर बनती है। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल स्टूडेंट का लेते हैं हम। स्टूडेंट स्टडीड हार्ड मतलब हार्ड स्टडी करता है, उसमें चीजों को तोड़ता है, मतलब जज करता है, अच्छे से इवेलुएट करता है, समझता है चीजों को स्टूडेंट। एंड सोल्व डाउट प्रैक्टिकली भी डाउट को सोल्व करता है, मतलब अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करता है बच्चा। और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और क्रिएटिविटी भी करता है, उसके मतलब उस सॉल्यूशन से हटकर भी और कई सॉल्यूशन हो सकते हैं उसी प्रॉब्लम के, तो उन सभी चीजों को भी अप्लाई करता है लाइफ में, और तभी वह व्यक्ति सक्सेस हो पाता है। तो इन 3 तरीकों में या फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया है।
3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्चुअल इंटेलिजेंस होती है, मतलब उसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अच्छे से डिटेल से समझता है व्यक्ति। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में होता है एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखता है, बियॉन्ड द बॉक्स सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है बच्चा। एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसमें कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं जिसको, चीजों को एनालाइज करता है, हिस्सों में डिवाइड करके समझता है चीजों को। एनालिटिकल में जैसे एनालाइज करना, जज करना, कंपेयर करना, एक दो चीजों को कंपेयर करना, इवेलुएट करना क्या सही है, या फिर एक्सेस जानना। वहीं क्रिएटिव बच्चा होता है, क्रिएट करेगा, नई नई चीज इन्वेंट करेगा, डिस्कवर करेगा, इमेजिन करेगा, सपोज करेगा, प्रिडिक्ट करेगा चीजों के बारे में। प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करेगा, यूज करेगा चीजों को, नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करके देखेगा, एम्प्लॉय करेगा, रेंडर प्रैक्टिकल, पुट इनटू प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिस में लेके आएगा बच्चा, या फिर करके चीजों को सीखेगा। तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे स्टडी हार्ड करने के लिए वो एनालिटिकल, उसके बाद डाउट को सोल्व करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली चीजों को जाकर सोचेगा और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वही पीछे वाला एग्जाम्पल, तभी व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाएगा अपने रियल लाइफ में। तो कैसी लगी आज की वीडियो? मेरे साथ ऐसे ही आगे वाली वीडियो के लिए भी बने रहे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।